11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है उसमें दोनों चैप्टर आ जाते हैं। यूनिट चैप्टर फर्स्ट में क्या आता है, फिजिकल वर्ड आता है। चैप्टर सेकेंड में क्या आ जाता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ जाता है। तो ये एक तरह से यूनिट की बात हो रही है। यूनिट में पूरे दोनों चैप्टर आते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले पॉइंट आता है साइंस क्या होती है, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा फिजिक्स क्या होता है, इसके बाद पॉइंट आता है फिजिक्स का साइंस की जो और ब्रांचेज हैं उनसे क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इसके बाद आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चलिए हम ये सारे पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। आप एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। सबसे पहले पॉइंट आता है साइंस क्या होता है। इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, एक बार सुन लोगे तो याद हो जाएंगे आपको। ये पॉइंट इसी टाइप से आपको याद रखने हैं, और जो मैं पूछता हूं आपसे उसका आंसर भी प्रॉपर्ली देना। ठीक है, मैं वेट करूंगा आंसर का। तो यहां पर देखिए पॉइंट आता है साइंस। साइंस को समझने के लिए आप ये समझो, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेप में करते हैं, और उस स्टेप को करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नोट कर लिया जाता है, फिर उन्हीं स्टेप को बार बार हम रिपीट करते हैं और हर बार वही रिजल्ट आता है, तो ये जो नॉलेज गेन होती है ये कहलाती है साइंस। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए बार बार वही रिजल्ट आते हैं, तो ये जो नॉलेज गेन हुई है, इस नॉलेज को साइंस कहा जाता है। तो बताओ ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं कि साइंस क्या होती है। साइंस का मतलब आप समझ सकते हो, इफ एनी एक्सपेरिमेंट इज डन in systematic way and we gain again and again same result, then this knowledge is called science। तो हमें मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करने पर, उन्हीं स्टेप को दोहराने पर बार बार वही रिजल्ट गेन हो जाते हैं। तो ये जो नॉलेज है, जो नॉलेज हमें पता चली, जो ज्ञान हमें पता चला, इस ज्ञान को ही साइंस या विज्ञान कहा गया है। बताइए आगे समझ में सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने वाली ब्रांच होती है। यूनिवर्स में नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमेना जिनको भी हम स्टडी करते हैं, ये ब्रांच साइंस की क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो यूनिवर्स में नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमेना को स्टडी करने वाली ब्रांच, साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। तो ये बताओ फिजिक्स की स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बताओ इसमें समझ में आया। नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स का मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन है क्या? फिजिक्स का मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन है या नहीं है, ये बताइए। ये बताओ फिजिक्स, अभी तो मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर शुरू भी नहीं किया, उससे हाँ बिल्कुल, उससे पहले मैं क्या पढ़ा रहा था तुम्हें, मैथमेटिकल टूल। बताओ, तो मैथमेटिकल टूल जो मैथमेटिक्स का सारा पार्ट है कैलकुलेशन का, वो सारा का सारा फिजिक्स में यूज होता है या नहीं, बताइए। तो ये पाइथागोरस और ये इतने सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये सारे के सारे हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो कहने का मतलब फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स का सारा जो फार्मूले का कैलकुलेशन का पार्ट है वो फिजिक्स में यूज होता है। तो कह सकते हैं फिजिक्स पूरी तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड है।
बोलो इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं? अगला पॉइंट आता है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है? तो ध्यान से सुनो, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन कॉमन है। एटम एंड न्यूक्लियाई हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पार्टिकल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो एक्सरे वगैरह यूज किया जाता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, और भी कई सारे मेथड हैं, एपरेटस हैं जो हम यूज करते हैं, वो सारे फिजिक्स के ही हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बताओ, पार्टिकल के ऊपर उसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए एक्सरे के बम्बार्डमेंट किया जाता है, एक्सरे को डाला जाता है और उसका पैटर्न पता किया जाता है। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आई कहां से? ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आई है फिजिक्स से। तो बताइए, केमिस्ट्री में फिजिक्स का कोई यूज होता है या नहीं होता, या फिर फिजिक्स में केमिस्ट्री का यूज होता है या नहीं होता? बताओ। ये आपस में रिलेटेड है, इंटरकन्वर्टेड है, और एक दूसरे के पॉइंट हम यूज करते हैं आपस में। बताइए, बोलो इतना समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया इतना? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या हम फिजिक्स को बायोलॉजी में यूज करते हैं? बायोलॉजी या मेडिकल साइंस बता दो। चलो, मेडिकल के अंदर डॉक्टर फिजिक्स को कहां कहां पे यूज करते हैं? बताना एक बार, एक एक पॉइंट बताते जाओ मुझे। ये बताओ, आंखों की सर्जरी होती है, उसमें हम लेजर से ऑपरेशन करते हैं। तो ये बताओ, ये जो लेजर है ये होता क्या है? ये लाइट होती है और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज कर दी जाती है। ठीक है, तो लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है वो अभी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, लेजर जो टूल है ये फिजिक्स की वजह से ही है। इसकी वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, ये सब कहां पे आता है? फिजिक्स में आता है। बोलो इतना समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, ये बताओ, हार्ट बीट चेक करने के लिए एक मॉनिटर लगा होता है, जिसमें एक एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला के हाइब्रिड बनाया जाता है वो कंप्यूटर, जो हार्ट बीट को मेजर करते हैं। अब हार्ट बीट को मेजर करने वाला ये डिवाइस बनाया गया है, ये किससे बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से फिजिक्स की ही ब्रांच है। तो कह सकते हो, उनको हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो मशीन सेटअप की गई है वो भी फिजिक्स की वजह से ही है। बताओ इतना समझ में आया या नहीं? बोलो। आ गया, चलो ये भी आ गया। अच्छा, ये बताओ, ऑक्सीजन में कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको पेशेंट को कितना प्रेशर देना है, ये जो प्रेशर की पूरी टर्म है ये कहां से आती है? ये केमिस्ट्री फिजिक्स से आती है। कोई भी गैस कितना प्रेशर अप्लाई करेगी, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों का ही टर्म है। बताइए, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों वहां पे अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, दवाइयां अगर किसी मरीज को देनी है तो कौन सा साल्ट किस टाइप से दिया जाएगा? तो ये दवाइयों की जो नॉलेज है ये सारे के सारे कहां से आते हैं? केमिस्ट्री से आती है। बोलो। फार्मेसी जो करते हैं बच्चे, उसमें दवाइयां बनाना होता है, तो दवाइयों के लिए केमिस्ट्री की नॉलेज जरूरी होती है ना? होती है नहीं होती? ठीक है, तो कहने का मतलब केमिस्ट्री भी बायो से रिलेटेड है। अगला पॉइंट। अच्छा, ये बताओ, अगर सपोज करो आपको ब्लड को ऑस्मोसिस करना है। ऑस्मोसिस तो ठीक है, तुम कह सकते हो कि इसका केमिस्ट्री का फिनोमेना आ गया। आप ये बताओ, अगर प्लेटलेट्स निकालनी है, अगर ब्लड में से प्लेटलेट्स निकालनी है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन को यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है? ब्लड को डाल के तेजी से रोटेट किया जाता है। रोटेट करोगे तो जो हैवी पार्टिकल है वो कंटेनर की वॉल से चिपक जाएंगे और फिर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। तो तेजी से रोटेट करके पार्टिकल को एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये भी फिजिक्स से आया। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? बताओ। ये बताओ, हड्डी ब्रेक हो गई है, अब मुझे पता करना है कि यहां से यहां तक कहां पे ब्रेक हुई है, कैसे पता करोगे? बोलो। एक्सरे से। एक्सरे किस टाइप से वर्क करती है, ये सारी उसकी वर्किंग ये कहां से आती है? ये फिजिक्स से आती है। बोलो, इतना पता चल गया? अच्छा, एक बात बताओ, एक होता है एमआरआई स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैन, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके एक पैटर्न ड्रा किया जाता है। तो ये सब कहां से आया? ये आया फिजिक्स से। बोलो इतना पता चल गया?
बोलो। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर सपोज करो कोई एक्सीडेंट होता है, ये हड्डी ब्रेक होके यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गई, अब इसे वापस उसी जगह पे लेके आना है, तो कितना फोर्स लगाया जाएगा, किस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, ये किससे पता चलेगा बताओ? ये भी फिजिक्स से ही पता चलेगा ना। अगर डॉक्टर बन गए, उसे पता नहीं है फोर्स इधर को लगाना इधर को लगाना, वो तो और तोड़ देगा। बोलो। तो ऐसे डॉक्टर भी हैं कुछ जो गड़बड़ कर देते हैं, तो बच के रहना है ऐसे डॉक्टरों से। अगला पॉइंट ये बताइए, ये भी हो गया, और कौन सी मशीन यूज करते हो भाई बायो में? और हाँ, ये बताओ, सेल के स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप टूल जो बनाया जाता है वो कहां से आता है? वो फिजिक्स से आता है। कहां से आता है? फिजिक्स से। इसके बाद ये बताओ, सर्जिकल टूल होते हैं, कई होते हैं जो मोटर के जरिए रोटेट होते हैं, तो मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग, ये सब कहां पे आता है? ये आता है फिजिक्स के अंदर। तो बताओ इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं? आगे तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, फिजिक्स किससे रिलेटेड है? मतलब बायो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसी टाइप से साइंस की अलग अलग ब्रांच फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप कह सकते हो फिजिक्स अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड है। इसी टाइप से कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब डेली लाइफ में आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करना, ये सारे पॉइंट अपने आप याद रह जाएंगे। बोलो, इतने सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं? आगे ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन कई टाइप के, 4 टाइप के लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पढ़ने हैं, तो एक एक करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब पढ़ेंगे। तो मैं बताता जाता हूं, अब पढ़ना शुरू करो पे। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताना है हमें। पहले बता देते हैं आपको टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन कितने होते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये रूल क्या कहता है? ये रूल सिंपल सा है, ये बताते हैं चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हुई? चार्ज neither being created nor being destroyed. It may be transfer from one object to another object। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? बोलो। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, अगर ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, इस पे रब करेंगे तो इस पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ गया, तो ये तो चार्ज जनरेट हो गया। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन हो गया। तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट होता है या नहीं होता? हाँ, ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या ये कह सकते हो जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ओवरऑल उतना ही रहेगा जितना था। तो बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? ठीक है, दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। तो बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था 10th क्लास का टॉपिक? ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है
सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed, it may be converted one form to another form। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लिख देते हैं एक बार, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it may be converted one form to another form। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। अच्छा ये बताओ, लाइट एनर्जी है, लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हो क्या? बाहर जो धूप निकली हुई है उसे इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हो तुम? बताओ कैसे बदलोगे? सोलर पैनल लगा के। सोलर पैनल से क्या होगा? वो इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगी। ये जो बाहर जो लाइट एनर्जी है, क्या उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो। अरे सिंपल सा है, सोलर कुकर लगा दो, वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। बताओ। इसके बाद बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे करोगे बताओ? सोलर हीटर का क्या रोल है इसमें? मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है तो गीजर यूज कर लो या हीटर यूज कर लो, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बताइए। किया जा सकता है। बल्ब लगा दो, CFL लगा दो, LED लगा दो, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? बताइए। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? बताइए किसी डिवाइस का नाम अगर ऐसा कर पाता है तो। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, ये सब क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? इसका मतलब हमें यह पता चला एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? तो दूसरा रूल आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बताइए। हाँ ना तो बोला करो तुम, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट लास्ट में बताएंगे। पहले ये बताओ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाता। दूसरा रूल क्या था बताना? दूसरा रूल था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये बताओ F इक्वल टू क्या था? रेट ऑफ चेंज को मैं dp अपॉन dt से लिख सकता हूं। लीनियर मोमेंटम को यहां पर F का मतलब है फोर्स, P का मतलब है लीनियर मोमेंटम। तो बताओ न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू dp अपॉन dt, इस टाइप से लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में, जिसका मतलब तुम्हें बताया गया था रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इसे। अच्छा ये बताओ,
इफ फोर्स इक्वल टू 0, अगर ये फोर्स 0 है तो ये बताओ इसमें वैल्यू पुट करोगे तो dp अपॉन dt क्या हो गया, 0 हो गया। बताओ। अच्छा ये बताओ d अपॉन dt p का 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, p यहां पे कांस्टेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। अरे डिफरेंशिएशन के रूल अप्लाई करो, अगर किसी का तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो और वो कांस्टेंट है तभी तो 0 होता है, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जो बदलते नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनो, इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 या नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित, जिसका मतलब है कांस्टेंट। तो दोबारा सुनो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है उस केस में उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा या संरक्षित होगा। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं, बताओ। इफ स्टेटमेंट लिख लो इसकी, इफ नो एक्सटर्नल force is applied on object, if no external force is applied on the object then linear momentum of object is conserved। ये रूल कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। ये जो F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी लिखा है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिखा है, इसे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम 3rd यूनिट में फिर दोबारा से पढ़ेंगे इसे। अगर F यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब है डी पी अपॉन डी टी 0 हो गया। इसके 0 होने का मतलब है P यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा किसी ऑब्जेक्ट पे उस केस में उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से बताइए, बोलो बेटा आ गया या नहीं है, आगे सभी को, ठीक है। एक रूल और है वो और देखो, अभी इसे लिखना है कुछ या मिटा दो इसे इसमें कुछ लिखना है आपको या मिटा दूं मैं, हाँ या ना बोलो कुछ, ठीक है। तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसे मिटा रहे हैं, अगला 4th पॉइंट देखते हैं। बेटा किसका माइक्रोफोन ऑन है, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। ये घर की सारी बातें हमें मत सुनाया करो। देखिए अब यहां पर 4th पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये जो उल्टा टी लिखा हुआ है, उल्टा जे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। यहां पे जो एल यूज किया जा रहा है इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये सिंबल है, ये ध्यान रखना, आगे आपको बताया जाएगा। यहां पे एक फार्मूला आता है टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ये फार्मूला हम 4th यूनिट में डिराइव करेंगे, फिलहाल आपको याद रखना है। अब ये बताओ, आपको सिर्फ इतना बता देता हूं, फोर्स लीनियर मोशन में अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को गोलाई में घुमाना है तो तुम्हें टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट याद रखना बस, टॉर्क रोटेशनल मोशन में लगते हैं। अब ये बताओ, इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर किसी टॉर्क अप्लाई नहीं किया जा रहा तो dl अपॉन dt कितना हो जाएगा, 0। तो उस केस में l क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये तो डिफरेंशिएशन है सिंपल सा।
अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनी? स्टेटमेंट बनी इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड on object. If no torque is applied on the object, then angular momentum of the object is conserved. इसका मतलब हुआ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो ये होता है फोर्थ रूल। अब ये बताओ इन 4 रूल में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, बोलो। किसी को कुछ पूछना है? सभी को समझ में आ गया? तो आपको करना क्या है, मंडे तक ये सारा डिटेल पढ़ लेना। इसमें कुछ समझ में नहीं आया मुझे बता देना, इसमें मुश्किल से 2 दिन और लगेंगे, तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ये लेक्चर में अगर कोई दिक्कत है तो कल संडे है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, एक बार उस पर देख लेना। ठीक है, अभी तक के जो लेक्चर बचे हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैं कोशिश करता हूं कल उसे कंप्लीट कर दूं, तो वो सारा का सारा तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप बोलो, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताइए जल्दी से। आज के लिए इतने ही टॉपिक करने वाले हैं हम। और कुछ पूछना चाहते हो, डाउट में कुछ भी आ रहा है कहीं पर भी तो बताइए। पूछना है किसी को कुछ? बोलो बेटा।